हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का रेडी फॉर सक्सेस में, जहां हम मैथ को समझेंगे एकदम आसान भाषा में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर, रियल नंबर्स। यह चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर रियल नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं क्लास 10th के लिए। तो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है ये हम सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? सबसे पहला चीज, वास्तविक संख्या कहते किसे हैं? ठीक है, हम हर एक चीज़ को डिटेल में जानेंगे। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा थोड़ा पढ़ के चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, बिना हम समझे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हर चीज़ को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। और संख्या रेखा पर हम क्या क्या चीज़ें दिखा सकते हैं आप समझ सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। वो संख्याएं हम दर्शा सकते हैं जो कि मान लीजिए परिमेय संख्या भी दर्शा सकते हैं, अपरिमेय संख्या भी दर्शा सकते हैं, है ना। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या भी दर्शा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अंदर जो भी आते हैं सर नंबर्स, वो सभी भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वास्तविक संख्या में नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कौन कौन सी संख्या हैं जिन्हें हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। ओके, तो पहला चीज प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? आपको पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। प्राकृतिक संख्याएं जिनकी शुरुआत हम 1 से करते हैं या जिन्हें हम गिनने के लिए गिनती के रूप में कर सकते हैं, किसी चीज़ को गिनना होगा, ठीक है, उसके लिए। जैसे सिंपल सी बात है, जिसकी शुरुआत कहाँ से हो? 1 से हो, यानी कि 1 2 3 ऐसे ये चला जाए, ये हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पॉजिटिव में रहेगा, 1 से शुरू होगा। अब आता है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? बस इसके हम आगे जीरो लगा दें, इसमें जीरो अगर जोड़ देंगे, 0 1 2 3, ओके, ये भी 1 2 3 4 5 6 सेम, ओके, बस इसमें जीरो ऐड कर देंगे तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। ओके, पूर्णांक। अब पूर्णांक किसे कहते हैं? ओके, पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर। अब इसमें कौन से नंबर आते हैं? तो इसमें सिंपल सी बात क्या है, डैश डैश डैश, इसमें -3 -2 -1, और इसमें एक ज़ीरो भी होता है, फिर 1 2 3 ऐसे चला जाए। यानी इसमें दोनों नंबर्स होते हैं और प्लस एक ज़ीरो भी होता है। दोनों नंबर का मतलब क्या है कि अगर मैं 0 से 1 2 3 बोलूँ तो आप बोलेंगे ये तो पूर्ण संख्या हो गया, है ना। 0 से चालू किया तो पूर्ण संख्या हो गया। बट अगर मैं यहाँ से चालू करूँ 1 2 3 तो आप बोलेंगे इसमें तो ये भी आ गया प्राकृतिक संख्या। बट ये क्या है? ये जब हम मिला देंगे माइनस वाले नंबर भी और जीरो, सिंपल सी बात है, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या के साथ साथ अगर मैं माइनस के नंबर भी इसमें ऐड कर दूं तो उसको हम पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब देखिए यहाँ पे इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होगी भाई? वही चीज़ तो है, हम दोनों को मिला करके पूर्णांक वाला भी नंबर को भी ले सकते हैं, तो भी हमारा परिमेय संख्या हो सकता है। चलिए, ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो परिमेय संख्या होगा वो होगा क्या? -3/4, जो कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बट याद रखना है कि जो यहाँ पे q रहेगा, ठीक है, वो बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। सीधी सी बात ये है कहने का कि 1/0 लिख देंगे तो परिमेय संख्या नहीं, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, हम जीरो को ऊपर लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। तो अगर जीरो पूछा जाएगा क्या परिमेय संख्या है, तो हाँ है। बट कैसे है तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा 0/1 के रूप में, यानी कि 0 को 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 0 0 हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं ये कहूँ कि 0 से हमें भाग देना है और 1 लाना है, तो ऐसी कौन सी पहाड़ा पढ़ोगे कि 1 आ जाएगा? 0 का 0 से पहाड़ा पढ़ोगे तो 0 ही होगा, 1 आ नहीं रहा है ना, ये तो अपरिभाषित हो गया। वही चीज़ बता रहे हैं, इसीलिए लिखा है कि जो क्यू है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? यहाँ पे हम 4/2 भी लिख सकते हैं,
या ऐसी कोई संख्या जो 5 है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं ऐसे। हाँ, अगर 3 लिखे हैं तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो हमारा ये भी क्या हो गया, एक p/q के फॉर्म में हो गया, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या वो होती है जैसे कि √2 है ना, √5, या बोल सकते हो कि पाई का मान, ठीक है, जो कि हमारा अपरिमेय संख्या है। ओके, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि ये ज़रूरी चीज़ है, इसको समझ गए तो समझिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, और ये छोटा सा है लेकिन जल्दी भूल जाता है, तो याद रखना है इसको। ओके, देखिए क्या क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए इसको, अभाज्य जो संख्या होती है जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि वो अभाज्य संख्या है, कैसे पहचानेंगे? तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 भाजक होते हैं। कितने होते हैं? 2। ठीक है, और एक और दूसरा कौन सा होगा? स्वयं होगा। दूसरा स्वयं होगा, 2 ही भाजक होते हैं। यानी कि कोई नंबर ले लो, अगर वो संख्याएं 2 ही नंबर से कट रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे 3 है तो 3 के क्या होगा? 1 × 3, तो ये क्या हो गया? इसके 2 ही भाजक है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। ओके, अभी मान लो यहाँ पर 7 लिख दिया, तो 7 के कितने भाज्य हो सकते हैं, यानी कितने फैक्टर होंगे 7 का? तो 7 × 1 ही होगा। ठीक है, तो 2 ही भाजक है। पहला 1 रहेगा, 100% 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 लिखा है ना। और दूसरा क्या बोला है कि वह संख्या स्वयं रहेगा, यानी कि 7 का अगर हमने फैक्टर बनाया तो एक तो साथ ही हो गया, यानी यही संख्या, दूसरा क्या हो गया? 1। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। हाँ, तो ये चीज़ समझ में आ गया कि जिसका 2 ही भाजक होना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखिए जो अभाज्य संख्या है, ओके, इसको इरेज कर दे रहे हैं। जो अभाज्य संख्या है वो तो हम देख लिए। ओके, अब जो भाज्य है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो भाज्य में क्या हो सकता है? भाज्य का मतलब ये है कि भाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो ये कैसे होगा, मालूम कैसे चलेंगे? तो एग्जाम्पल जरूरी है ना इसके लिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, तो ये 4 देखो 2 से भी जाएगा और 1 से भी जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना, 2 से जाएगा, 1 से जाएगा और 4 से भी जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? 1 से तो जाएगा ही और 1 से गया, और स्वयं के अलावा, यानी कि स्वयं से भी कट रहा है, इसके अलावा किसी और संख्या से, तो हो गया 2। समझ रहे हो? यानी कि 3 हो गया, और जो अभाज्य संख्या थी उसमें केवल 2 ही नंबर से कट रहा था, एक तो 1 और स्वयं खुद के नंबर से। बट इसमें क्या है भाज्य में कि 2 से भी कटेगा। 2 का मतलब ये नहीं कि 2 से कटेगा, यानी कि 1 और खुद की संख्या से कटेगा। जैसे 4 है तो 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो कन्फर्म है। इसके अलावा किसी तीसरा नंबर से अगर कट रहा है तो उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो अंक गणित की आधारभूत क्या है, प्रमेय है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। ओके, जैसे कि हमने अभी समझ लिया कि भाज्य भाज्य संख्या है। ठीक है, अब ये भी समझ लेते हैं। हर एक प्राकृतिक संख्या एक छोड़कर, ठीक है, को सिर्फ एक ही तरीके से गुणनखंडों यानी कि फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है, वो सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको पीछे बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है कि एक और खुद के नंबर से जो कट रहे हैं वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या लिखा है, ये भी अभाज्य संख्या होते हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा दिया। ओके, उसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या को अभाज्य संख्या का गुणा करके, अभाज्य संख्या से गुणा करके लिखा जा सकता है। दैट्स मीन्स अगर मेरे पास कोई नंबर है
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख दिया 8, ठीक है। ये किससे जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये नंबर कौन सा है, अभाज्य तो संख्या है, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अब यहाँ पे मान लो कि 8 लिख दिया, यहाँ पे 9 हो गया। अब देखो ये 3 इंटू 3, ये भी 3 इंटू 3 क्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ओके, अब भी देखो यहाँ पे दूसरा नंबर ले लो, जैसे 12 ले लिया। अब ये बताओ कैसे जाएगा, कोई भी दो नंबर, ठीक है, आप ले सके कंपेयर निकाल सकते हो, उसका अभाज्य संख्या ही आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 3 और 3 और फिर से लिखो 2, ठीक है 3, ओके। 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 आ गया। तो ये जो नंबर आया है ये क्या है, ये तो अभाज्य संख्या है, वही तो यहाँ पे बोल रहा है भाई। ओके, एक अलग तरीके से लिखा है। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर बता दो कि कट जाए फैक्टर्स में, कोई नहीं है इसके अलावा, 12 लाने के लिए कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि जो आपको मैं अभी समझाया अभाज्य है संख्या है, और उसका तरीका क्या है लिखने का, वो है यानी कोई भी नंबर का हम अभाज्य संख्या है यहाँ फैक्टर क्या कर सकते हैं के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, एक छोड़ कर, यहाँ पे एक तो यूज नहीं किया ना। एक यूज करने से और ना करने का क्या फ़ायदा है, यहाँ पे एक यूज करने से हमें मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम वो मान को किस में रख रहे हैं, फैक्टर्स के रूप में, यानी कि मल्टीप्लाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया तो क्या मान में परिवर्तन होगा, 4 का 4 ही रहेगा ना, इसीलिए एक छोड़ दो, ठीक है। वो सभी अभाज्य संख्याएँ होती है जो फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। दैट्स ऑल, ओके। चलिए, ओके, चलो अब देखते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको और इजी तरीके से समझ में आ जाए। उदाहरण भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो 60 को तोड़ना है, 60 को तोड़ना है, ठीक है। तो तोड़ दो, उठाओ, हैमर उठाओ, मारो, तोड़ जाएगा, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे, आइए भी देख लेते हैं। ओके, तो 60 को तोड़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 60। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, देखो, 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 12 पचे 60, टूट गया। ओके, अब हम इसको क्या लिखेंगे, टूट गया ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर एक संख्या है 60, तो 60 को हमने अभाज्य संख्या में तोड़ा गया, ठीक है। ये जो संख्या है ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अभाज्य संख्या मतलब क्या है कि एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। यहाँ पे जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं ये खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा, इसके अलावा तो किसी नंबर से कटेगा नहीं, याद रखना। तभी हम बोलेंगे कि अभाज्य संख्या है, ओके। वैसे ही 105 को भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम तोड़ सकते हैं, चलो इसको भी तोड़ो। ये हो जाएगा हमारा 3 × 5 यानी कि 15, 15 सत्ते कितना होता है 105, कितना होता है 105, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये नंबर क्या है, यही तो नंबर है आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है। वैसे ही किसी भी नंबर को आप तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और समझो, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और, जैसे कि मैं यहाँ पे एक कहूँ, ये जो 2 लिखा गया है यहाँ पे 2, तो 2 क्या है कि एक और किससे कटेगा, और 2 से क्या होगा, 2 से ही क्या होगा, कटेगा, और क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है हमारा, ये है प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या, ओके। वैसे ही मैं ये कहूँ कि यहाँ पर 3 लिख दिया, तो 3 भी क्या होगा, एक और किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो ये भी क्या है हमारा प्राइम। बट अगर मैं यहाँ कहूँ 4 लिख दिया, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि किससे कटेगा, एक, एक से तो जाहिर सी बात ही कटेगा 100%, और 2 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, 4 से। अब ये बताओ क्या ये प्राइम नंबर है, क्या यह अभाज्य संख्या है या नहीं है, जाहिर सी बात है यह अभाज्य संख्या नहीं है, ओके।
तो हम लिख सकते हैं कि अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, क्रॉस मतलब नहीं है। ओके, तो ऐसा हम लोग समझ लिया, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड से हम HCF और LCM को भी निकालना सीखेंगे यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि हर संख्या का अभाज्य गुणनखंड करो। जो भी संख्या दिया जाए उसका अभाज्य गुणनखंड करो, यानी कि तोड़ो उस फॉर्म में। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, 2 3 5 7 11 ऐसे बढ़ता जाएगा, जो खुद से कटे और एक से कटे वो हमारा अभाज्य संख्या है। ओके, उसके बाद तोड़ने के बाद क्या करो, उसका HCF के लिए निकालना, नहीं HCF निकालो उसका। तो केवल कॉमन संख्या यानी कॉमन गुणनखंड लो और उनका छोटा घात पावर चुने। छोटा घात, घात का मतलब क्या होता है, पावर चुनो। LCM फिर निकालेंगे उसका, सभी गुणनखंड को लो और उनका सबसे बड़ा घात यानी कि पावर को चुनो। ठीक है, तो हम अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने एक नंबर लिया है 12 और 18 का। ठीक है, 12 और 18 का। तो इसमें क्या है, कैसे निकालेंगे, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। ठीक है, किसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या है, HCF में। HCF में तो पहले हमको क्या करना है, गुणनखंड बनाना है अभाज्य, प्राइम नंबर्स का फैक्टर करेंगे। तो बना दो भाई। ठीक है, तो कितना होगा, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया। देखो, पहला है हमारे पास 12, दूसरा है हमारे पास 18। 12 का कितना होगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12। 18 कितना होगा, ठीक है, 18 का होगा 2 तिहाई 6 और 36 18। इसको हम और भी तरीका कैसे लिख सकते हैं इसको, तो क्या हम इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और इंटू 3। 3 की पावर क्या हो गया 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। अभी समझने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। अब हम क्या करेंगे, HCF के लिए आगे बढ़ेंगे। HCF के लिए क्या करेंगे भाई, ठीक है, अब इसके HCF निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, 3 और 2 है, कॉमन फैक्टर क्या है, 3 और 2 है। देखो भाई, यहाँ पे देखो ऊपर क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये 3 ऊपर भी है नीचे भी है, कॉमन मिल गया। और क्या है, ये 2 भी है और कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि 2 की छोटी पावर, ठीक है, 2 की छोटी पावर क्या है, 1 है। समझना बात को, इन दोनों में जो बड़ा पावर है उसको नहीं ले रहे हैं, दोनों में जो छोटा पावर है उसको ले रहे हैं, यानी कि 2 और 3 को। ठीक है, समझ लेना बात को। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, तो 2 3 ही होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से समझ में। ठीक है, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, हमने वो चीज़ ले लिया, जो छोटी पावर है वही लिया, इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं पावर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इसमें जो छोटी पावर है वो हमने ले लिया। तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6, यानी कि इसका HCF कितना हो गया 6। HCF बराबर 6 हो गया। अब बात आती है LCM की। LCM में सभी फैक्टर्स क्या है, 2 और 3 ही तो है फैक्टर्स। ठीक है, 2 3। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हम LCM निकालते हैं, जब हम LCM निकालते हैं तो हम कॉमन फैक्टर्स को लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स को सर लेते हैं, तो यानी कि सबसे, जब LCM लेंगे तो अधिकतम घात वाले सभी अभाज्य गुणनखंड को लेंगे, अधिकतम घात वाले सभी अभाज्य गुणनखंड को लेंगे। ओके, तो क्या होगा, LCM के कितने फैक्टर्स हैं, 2 और 3 है। ओके, इसमें देखो कॉमन क्या है, तो बड़ी घात लेना है, यानी कि 2 की पावर कितनी है, 2 है,
और 3 की पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, तो इसको हम ले लिए, अधिकतम घात है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा, इसको 2 का वर्ग होता है 4 इंटू 3 का वर्ग होता है 9, तो 4 नवा 36, इसका एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, तो निकालने का इजी तरीका यही है कि फैक्टर निकाल दो इसका। ठीक है, अभी इसको समझने की कोशिश करें एक बार और, ताकि आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाए। देखो, मैंने 12 का क्या किया, फैक्टर बनाया, तो कितना आया, 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। फिर आता है हमारे पास 18 का, 18 क्या होता है, तो 18 का होता है 2 तिहाई 6 3 18। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, यानी ये दो है 3 3, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे 2 2 था, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमें नंबर निकालना है। अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो पावर वाला 1 वाला लेंगे। ठीक है, और इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, यानी ये 12 18 का एचसीएफ हो गया 6। अब हमें एलसीएम के लिए अधिकतम पावर वाली, अधिक घात वाली लेंगे। अधिक घात क्या है, तो 2 की पावर 3 और इधर 2 की पावर 2, यानी कि ये दोनों। अब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है, निकाल दो, तो ये हो जाएगा कितना, 4 इंटू 9, तो 4 नवा 36। ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, ये हमारा हो गया एलसीएम। कितना आसान है। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब रिलेशन देखेंगे किसके किसके बीच में, एलसीएम एचसीएफ के बीच में। आइए देख लेते हैं। तो अगर, ठीक है, अगर दो संख्याएं हो, हमेशा रिलेशन यानी कि जो संबंध होता है वो दो लोगों के बीच में ही देखा जाता है कि कौन अच्छा है कौन खराब है। ये नहीं कि हम एक ही चीज़ खड़ा कर दिए, भैया मोबाइल एक बताओ, अच्छा है कि खराब है। भाई किससे कंपेयर करेंगे, हैं, किसके बीच में करना है, कौन है, दो चीज़ नहीं है ना, एक ही चीज़ को कैसे कर सकते हैं। वो अच्छा भी हो सकता है खराब भी हो सकता है, पर किसके कंपेयर में करेंगे कि अच्छा खराब है, दिमाग में कुछ तो चलना चाहिए ना, हाँ मोबाइल लिए थे तो इसको अकॉर्डिंग ये अच्छा नहीं है ना। तो हमने कंपेयर किया, लेकिन किसी दूसरे मोबाइल से, किसी दूसरे आदमी से, डिपेंड करता है कि कंपेयर किस चीज़ की हो रही है। यहाँ पे हमें एलसीएम और एचसीएफ के बीच में कंपेयर करना है, यानी कि संबंध बताना है कि क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। ठीक है, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, नंबर 1 इंटू नंबर 2 और एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, तो नंबर 1 नंबर 2 क्या है, आइए वो भी जान लेते हैं। ये जो नंबर 1 है, ठीक है, ये हो सकता है कि वो 18 हो, और ये जो नंबर 2 ये हो सकता है कि ये 12 हो। ठीक है, दो नंबर देगा और बोल देगा कि, और एक और दे देगा कोई एलसीएम बराबर, मान लो कि 12 है या 18 है, ठीक है, या 22 है। अब बताओ कि एलसीएम क्या होगा, तो यानी हमको एलसीएम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये एग्जाम की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ एग्जाम पूछने वाला वही चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखो इसके बीच का संबंध कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब क्या है कि ये बोलना चाहता है कि ये जो नंबर 1 इंटू नंबर 2 करने पर हमें जो मिलेगा वो बराबर होगा किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, इक्वल होगा। ये बता रहा है, ये फार्मूला समझो तरह से। ओके, तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। ओके, हम देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप भी करा सकते हैं। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि उतना स्टेप में जीरो लेवल में नहीं जाऊँ, क्योंकि जीरो लेवल में जाना बहुत ज़्यादा, इसमें कोई वो नहीं है कि जीरो जीरो से पढ़ाया जाए आपको। ठीक है, ये एचसीएफ और एचसीएफ है, बस यहाँ पे एक सूत्र है, इसको आप लोग याद कर लें। यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 को हम कैसे जानेंगे, डिफाइन करेंगे, आइए सीखते हैं। पहला चीज़ है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिया एक 30, ठीक है, 30। दूसरा नंबर ले लिया मैं 45। ओके, इन दो चीज़ों को हमने क्या किया, ओके,
ओके, इन दो चीज़ों का हम एक निकालेंगे इसका एलसीएम या एचसीएफ, मुश्किल नहीं है, कोई एक चीज़ निकालो। तो हमने इसका फैक्टर बनाया, ठीक है। तो और फैक्टर क्या होगा इसका, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ। ये मान लो हमारे पास 30 है, ओके। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 और 45, ठीक है। इसका हम एक फैक्टर लेते हैं। ओके, मैं चाहता हूँ इसको आपको दूसरे स्क्रीन पर पढ़ाते हैं ताकि अच्छा समझ में आएगा। ओके, देखिए 30 और 45 मैंने लिया था, ठीक है। 30 और क्या था, 45। तो इसमें हमको ज्ञात करना है कि एलसीएम एलसीएफ ने, तो हमने जो फार्मूला बताया था उसके हिसाब से हम ज्ञात करेंगे। और वो फार्मूला क्या था कि नंबर 1 यानी कि नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई नंबर 2 इजकल टू एलसीएम, ठीक है, इंटू एचसीएफ। ये करने का मतलब क्या है, ये दो नंबर यहाँ पर दे दिया, पहला नंबर है ये, दूसरा नंबर है ये। अब किसी को भी पहला दूसरा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब हमको ऐसे एलसीएम एचसीएफ निकालना है, चलिए देखते हैं। तो पहला चीज़ कि हम इसका फैक्टर बनाते हैं। देखो फैक्टर बनाने से हमको दोनों चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें वो मान बराबर आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे नंबर 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाई 45 इजकल टू, ये नंबर हमको मिला नहीं, एलसीएम एलसीएम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं इसका। 30 का फैक्टर क्या होगा, 30 का फैक्टर क्या होगा, दो, दो तिहाई छः, छः पचे 30, ओके। यहाँ पे देखिए सबका पावर क्या है, एक ही आ रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ देखिए 45, अभी समझ में आ जाएगा। 45 का 3 तरीके 9 पचे 45, ओके। तो ये हमको यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 कॉमन दिख रहा है, ओके। तो जब कॉमन दिख रहा है तो सबसे कम पावर वाली को हम लोग एच सी एफ लेते हैं, एच सी एफ सबसे कम पावर। तो सबसे कम पावर क्या है, 5 का पावर 1 है, फिर उसके बाद 2 है, ठीक है। और क्या हो सकता है, 5 और 2, 2 तो है ही नहीं है, सॉरी 2 तो है ही नहीं है ना, नीचे भी तो मिलना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे वो चीज़ है कि एक एक चीज़ आपको गलती करके आपको बताया जाए ताकि आपको समझ में आए कि गलती मतलब क्या किए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी देखना है कि ऊपर नीचे भी मिलना चाहिए नंबर्स। तो यहाँ पे एक 5 है, दोनों में मिल रहा है, और एक 3 है, तो 3 एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो हम एच सी एफ में क्या लिख सकते हैं, एच सी एफ बराबर 5 गुणे 3 बराबर कितना है, 15, यानी एच सी एफ कितना आ गया, 15। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, ठीक है। एच सी एफ कितना आएगा, तो उसके लिए हमको ज़रूरत नहीं है कि कितना आएगा, हम निकालेंगे भी नहीं फैक्टर के अच्छी से, फैक्टर तरीके से नहीं निकालेंगे, बस हम एक ही निकाल दिए, एच सी एफ, बात खत्म, 15 आ गया, खलास। एच सी एफ की जगह पर 15 लिख देंगे, यहाँ पे एलसीएम नहीं निकालें, इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे लिख दो 15। अभी देखो प्रूफ भी करना है कि बराबर है कि नहीं है, ओके। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों को, फिर इसको भी लेकर आएंगे इधर, मल्टीप्लाई कराते हैं इसका तो कितना हो जाएगा, 135, कितना हो जाएगा, 3 5 15, ओके। और ये 3 चौके 12 और एक 13, 135 हो गया, इजकल टू एलसीएम, और साथ में क्या चल रहा है, 15। तो 15 इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो 135/15 इजकल टू एलसीएम, एलसीएम निकल गया, ठीक है। अब इसमें भाग दे दो, ठीक है। कितनी बार में जाएगा ये हो जाएगा हमारा जो 19, ठीक है। कितना हो जाएगा, 19, चलो देखते हैं कितना होता है। ये हो गया हमारा एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया, 90, ठीक है। यानी कि ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, जीरो छूट गया था, यहाँ पे एक जीरो छूट गया था, ओके सॉरी, चलो दोबारा से पढ़ते हैं इसको।
ओके, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो एलसीएम इंटू 15 किया, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 और 3 4 12 और 1 13, ठीक है, 135, ठीक है। लेकिन यहाँ जीरो है तो यहाँ पे जीरो लगा दें। यहाँ हो गया एलसीएम, 15 है मल्टीप्लाई में, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो बटा में आ जाएगा 15। अब कितने बार में जाएगा ये, सबसे पहले 15 नवा कितना होता है, तो 15 नवा यानी कि 135, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 135। सॉरी, तो ये हो जाएगा 15 नवा 135, ठीक है। वो 135 कितना बार में, 9 बार में। यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे जीरो लगा दो, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया, 90। अब हमको प्रूफ करना है, एलसीएम भी हो गया, एचसीएफ भी हो गया, अब इक्वल है कि नहीं है। यानी कि जो नंबर है इसका हम अगर गुणा करेंगे आपस में तो हमें वो मान आना चाहिए जो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन पे आएगा, यानी गुणा करने पर आएगा, ठीक है। तो दो नंबर क्या क्या है, 30 गुणे 45 बराबर एलसीएम 90 आया है, इंटू एचसीएफ 15 आया है। अब इसको गुणा करने पर मान बराबर आना चाहिए, 45 और गुणे 3 करना है तो 3 5 15, 3 4 12 और 1 13, 135, यानी कि 135 1350, जीरो है भी आ गया, ओके। 9 5 9 45, 4 बचा, 9 1 में 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। यानी कि ये भी कितना हो गया, दोनों मान क्या हो गया, बराबर। ये होता है रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। ये संबंध ऐसे हम लोग बताते हैं। आगे बढ़ते हैं अब, लास्ट वाला है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या, ठीक है। ओके, ये भी सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए हमें जरूरी क्या है, जब भी मैं आपको नंबर बताया कि नंबर कौन कौन से होती है चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। चलिए सिद्ध करेंगे। देखिए बहुत इजी है, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको सिद्ध करने के लिए कि यह अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये दिमाग में रखना है। तो सिद्ध करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। आपको लिखते हुए हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो माना √2 क्या है, आप लिख देते हैं, माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यह तो हमने मान लिया। तो जब हमने मान ही लिया कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो अगर परिमेय संख्या है तो तो इसे हम तो इसे हम लिख सकते हैं किस रूप में, बटे के रूप में, यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं, ओके, लिख सकते हैं, ओके। अब जब लिख सकते हैं तो किस प्रकार से लिख सकते हैं वो भी देख लेते हैं। जहाँ जहाँ क्या है, जहाँ p और q क्या है, पूर्ण संख्या है, क्या है वो, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, यानी कि इंटीजर, ओके। और क्या है, q नॉट इक्वल 0, इतना हो गया समझ में। उसके बाद एक लाइन और है कि और p/q में कोई कॉमन
फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हमने मान लिया। ओके, अब स्टेप वाइज शुरू होता है यहाँ से कहानी इसका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें हमने मान ली, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको सवालों को हल करने में मदद करे जो चीज़ लिखे हैं। ठीक है, तो मान लो अभी हमने क्या माना कि √2 क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो हमने माना, मान लो कि छोड़ो, तो √2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख दो माना √2 अगर परिमेय संख्या है तो क्या इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर बराबर p/q, इसका भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, केवल बचेगा 2 बचेगा। इधर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर और q का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम p का मान निकाल लेंगे, अब इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा p² बराबर 2q²। ये जो है ये हमारा क्या है, एक समीकरण हो गया। समीकरण क्या हो गया, 1। ओके, इसी के साइड में हम लिखेंगे तो इतना दूर ले जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं 1। अब आगे सॉल्व करेंगे इसके। ठीक है, ओके, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे स्टेप 3 क्या है इसका, कि समीकरण 1 में, सॉरी, समीकरण 1 से दिखता है कि p² एक इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब क्या है, ओके, क्या है, इवन है। इवन का मतलब क्या होता है, सम संख्या है। और सम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, यानी 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, उसको हम सम संख्या कहते हैं। दूसरा क्या है, विषम संख्या। ये भी समझ लीजिए, वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, यानी 2 से भाग देने पर शेषफल अगर 1 आता है तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो सम संख्या यहाँ पे हो गया, यानी कि 2 से भाग चला जा रहा है। ठीक है, पूरी तरह से वो कट जा रहा है, यानी कि शेषफल 0 आ रहा है। ओके, तो ये समझ में आ गया, यानी 2 से क्या हो गया ये, देखिए जो समीकरण 2 है हमारा, समीकरण 1 है, सॉरी, जो समीकरण 1 है इसमें हमने क्या देखा, ये जो 2 है वो पूरी तरह काट रहा है किसको, ये 2 है वो पूरी तरह किसको काट रहा है, तो p को काट रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन, p² = p²/2। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है ये समझने वाली बात है। तो क्या मिल रहा है ये अभी देखेंगे हम। ये जो 2 है, ठीक है, समझना बात को ध्यान से। अब इसको अगर आप समझ गए तो फिर दिक्कत ही नहीं होगा आपको आगे। ठीक है, यहाँ पे जो 2 बोल रहा है, ये 2 क्या बोल रहा है कि जो 2 है, ठीक है, वो किसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, किसको डिवाइड कर रहा है, p² को। किसको डिवाइड कर रहा है, p² को। तो क्या जो 2 होगा वो आल्सो डिवाइड किसको कर सकता है, p को। करेगा कि नहीं करेगा, हमको ये बताओ, मैं प्रूफ करूँगा आपको। देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर जो 2 है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख दिया 10, सॉरी, मान लो कि समझने के लिए आपको यहाँ पे मैंने डाल दिया 4 है, ये भी स्क्वायर है, और ये यहाँ से नीचे 2 लिखा है, तो ये इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, हमको बस ये बताओ। 4 के स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 16 को क्या 2 स्क्वायर 2 से डिवाइड नहीं होगा, हैं, 2 8 16 हो जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा ना।
तो यही कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या किसकी स्क्वायर है, अगर वो 2 से कट रहा है, तो विदाउट स्क्वायर भी 4 को भी ये 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ कहना चाहिए, मतलब यही चीज़ आपको समझना चाहिए, जो कि अब समझ लिए, सही है ना। अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो 2 विदाउट स्क्वायर नंबर को भी डिवाइड करेगा 100%। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो अगर इतना चीज़ समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं कि P इजकल टू, क्या लिख सकते हैं, P इजकल टू 2K, जहाँ K कोई क्या है, जहाँ यह K जो है क्यों ले लिया, ये कोई एक इंटीजर है, जहाँ K क्या है, एक इंटीजर है। इस बात को समझिए, यानी कि क्या है, पूर्णांक। K क्या है, पूर्णांक है। अब P के इक्वेशन यानी कि जो P का जो इक्वेशन है उसको हम 1 में रखने पर, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पे जो है P को, यानी कि P के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो P का मान क्या था, हमारा समीकरण 1 क्या था वो पढ़ लेते हैं। समीकरण 1 था P स्क्वायर इजकल टू 2Q स्क्वायर, ये था हमारा समीकरण 1। ठीक है, तो इसमें हमने P का मान क्या निकाला था, यहाँ पे P के बराबर क्या लिखा था, P बराबर 2K। अब इस मान को हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2K स्क्वायर, तो 2K है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर रहेगा, अब बराबर 2Q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 4K स्क्वायर इजकल टू 2Q स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 बच गया, ये हो जाएगा 2K स्क्वायर इजकल टू Q स्क्वायर बच गया, तो ये हो जाएगा K स्क्वायर इजकल टू Q स्क्वायर बटा 2। ठीक है, ये चीज़ है। अभी इसका मतलब क्या हुआ ये समझो, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि Q स्क्वायर भी एक इवन नंबर है, इवन मतलब सम संख्या है, तो Q भी इवन नंबर होगा, यानी सम संख्या होगा। ठीक है, ये बात को समझना चाहिए। मतलब ये कि जो Q जो कट रहा है स्क्वायर, वो अगर क्या है, सम संख्या है, क्योंकि 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो Q भी सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो 2 है, वो 2 डिवाइड किसको कर रहा है, Q स्क्वायर को, तो 2 जो है आल्सो डिवाइड किसको कर रहा है, Q को, याद रखना। ओके, तो यही चीज़ है जिसको हमें लिखना था, और इसमें किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं, हम इसके ऊपर और भी वीडियो लेकर आएंगे जो कि आप लोग के लिए फायदेमंद रहे इसके ऊपर। हाँ, तो अभी इसमें और चीज़ें क्या क्या हम लिख सकते हैं, अभी लास्ट में जो चीज़ लिखना है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए उस चीज़ को हम आपको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ लास्ट में लिखना है, कौन सी, तो हमने जो चीज़ सोचा था ये क्या था, विरोधाभास था, यानी कि कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि P और Q दोनों, P और Q दोनों सम संख्या है, सम संख्या है, या सम संख्या हो गए, यानी कि दोनों में, यानी दोनों में जो 2 नंबर है, 2 वो क्या है, कॉमन है, कॉमन है, उसमें भी था इसमें भी है, यानी कि जब हमने P का कटिंग किया
तो 2 से भाग जा रहा था, क्यू भी 2 से भाग, दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, कॉमन फैक्टर 2 है। ओके, कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, ठीक है। जबकि हमने क्या माना था, ये भी लिखना पड़ेगा आपको, जबकि हमने माना था कि P बाई क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यह एक तो यह एक क्या है, विरोधाभास है। यानी कि जो हमने सोचा था वो विरोधाभास निकला। ओके, यानी कि हमारा जो अनुमान लगाना कि यह अपरिमेय संख्या है, ये गलत था, यह अपरिमेय संख्या है। तो निष्कर्ष क्या निकला इसका, कि हमारा मानना कि √2, लाइन लिख दो, हमारा मानना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये क्या हो गया, ये मानना क्या संख्या है, ये गलत निकला। क्या निकला, गलत निकला। तो सही क्या है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक लिख देंगे, एग्जाम में सही है। ओके, तो ऐसे करके हम लोग देखेंगे और भी नंबर्स का। ठीक है, जैसे कि √2 तो हम लोग देखा है, √5 भी होगा, है ना। ऐसे करके √3 का भी आएगा। कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे भी आता है कि √2 कन्फर्म कीजिए, ठीक है, 2 माइनस √3 ऐसे करके आएगा। ये भी क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो प्रूफ कीजिए, ऐसे भी आता है। ये सब चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।